नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ पर आज बात करेंगे। छत्तीसगढ़ छोटा सा स्टेट है, लेकिन बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। इस स्टेट में अभी वो सिनेरियो नहीं बना है जो सिनेरियो राजस्थान में बन चुका है। देखिए, राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वहाँ पर जो इन फाइटिंग है कांग्रेस में वो इतनी बड़ी हुई है कि ऑलरेडी कांग्रेस को ये लग रहा है कि शायद हम इस बार सत्ता में वापसी ना कर पाएं। और वैसे भी अशोक गहलोत का रिकॉर्ड रहा है कि जब वो सीएम रहते हैं तो उनके सीएम वाले कार्यकाल में ही कांग्रेस का जो रिकॉर्ड है वो इतना खराब है कि वो अगली बार बहुत बुरी तरीके से हारते हैं। पिछले 2 बार के टर्म में उनका ऐसा ही हुआ है, तो कांग्रेस का वहाँ कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के खिलाफ कितनी भी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उनकी गांधी परिवार के करीबी और जिस तरीके से वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को पार्टी में मैनेज कर रहे हैं, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ अपना लगाए हुए हैं, जिस तरीके से प्रियंका गांधी के साथ रहते हैं हर कार्यक्रम में, तो भूपेश बघेल ने अपनी स्थिति अच्छी खासी अभी भी कांग्रेस में बनाई हुई है। मेरा मानना है कि अशोक गहलोत ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव ठुकराया और सचिन पायलट को सीएम बनाना स्वीकार नहीं किया, इससे अशोक गहलोत के और गांधी परिवार के बीच में एक दरार तो निश्चित रूप से आई ही होगी। लेकिन भूपेश बघेल के साथ ऐसा नहीं है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि अभी नवंबर में जब चुनाव होंगे उनके सामने किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि आखिरकार किसको वहाँ की कमान सौंपी जाए। क्या 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह को फिर से भरोसा जताया जाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं सोच रहा था कि शुरुआत छत्तीसगढ़ पर वीडियो बनाने की इसी मुद्दे से की जाए कि रमन सिंह के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं और बीजेपी रमन सिंह को लेकर क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, और एक तरीके से रमन सिंह उनकी मजबूरी भी है। रमन सिंह के बिना बीजेपी कुछ स्टेट में कर भी नहीं सकती। अभी देखिए, 7 जनवरी को अमित शाह गए थे कोरबा में। कोरबा एक जाना माना क्षेत्र है वहाँ का, और वहाँ पर अमित शाह कुछ कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए गए थे और लगभग 2-3 घंटे तक वहाँ रुके भी। वहाँ पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया और उस जनसभा में उनके साथ रमन सिंह भी रहे। और सबसे खास बात क्या है कि इस मीटिंग में, इस पब्लिक मीटिंग में रमन सिंह का नाम जिस तरीके से बार बार हाईलाइट किया अमित शाह ने, उसके बाद से अटकलें ये लगने लगी है कि शायद बीजेपी हाईकमान एक बार फिर से ये सोच रहा है कि दिग्गज और पुराने नेता यहाँ के, रमन सिंह तब से नेता हैं जब कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़, 90 में यहाँ से एमएलए बन गए थे, वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। ये सब चीज़ें तो सब आप लोग जानते ही हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे रमन सिंह को ही फिर से बीजेपी कंसीडर कर रही है आने वाले समय के लिए। देखिए, उनके अगर रिकॉर्ड की बात करूं रमन सिंह का तो अद्भुत है। देखिए, कवर्धा सीट है 90 में, वहाँ से 1990 में यहाँ से एमएलए चुने गए, फिर कवर्धा से ही 93 में भी एमएलए चुने गए। हालांकि कवर्धा से ये 98 में चुनाव हार गए विधानसभा का, लेकिन 99 में लोकसभा का टिकट इन्हें मिला और राजनांदगांव, जहाँ से ये इस समय भी एमएलए हैं, यहाँ से ये लोकसभा के सांसद चुने गए। फिर 2003 से लगातार मुख्यमंत्री रहे 2018 तक, और राजनांदगांव से लगातार ये 3 बार से एमएलए हैं। तो इनकी स्थिति अच्छी खासी है। 2018 में इन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, हारने के बावजूद भी। आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान भी हार गए थे 2018 में मध्य प्रदेश, और राजस्थान में वसुंधरा राजे भी हारी थी। तो लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने, क्योंकि ये तीनों ही पूर्व मुख्यमंत्री थे, तीनों को ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। ये संभावनाएं देखते हुए कि इन स्टेट्स में आज भी पार्टी के ये बड़े फेस हैं। जैसे कि राजस्थान की बात करते हैं, आज भी वसुंधरा राजे को आप कम नहीं आंक सकते। खैर, शिवराज सिंह चौहान तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने में भी सफल रहे बाद में। और अब मुद्दा यही है कि इनको किस तरीके से कंसीडर किया जाए। अमित शाह ने जो अपनी सभा की, उस सभा में अमित शाह ने कई बार इनका नाम लिया, और इन्होंने जब कई बार अमित शाह ने इनका नाम लिया तो लोगों के बीच में ये अटकलें चलनी शुरू हो गई कि साहब
इनके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं तो कम से कम पार्टी कुछ ना कुछ सोच रही होगी। ये भी तय था कि अमित शाह विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए स्ट्रेटजी तय करेंगे और एक मीटिंग भी लेंगे। हालांकि वो मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि अमित शाह का कार्यक्रम थोड़ा सा डिले हो गया, 1-1.5 घंटा, वो मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन अमित शाह ने ये कहा, खासतौर से रमन सिंह के बारे में, उन्हें कहा कि आप चावल बाबा को तो जानते ही होंगे। आपको याद होगा कि रमन सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे तो घर घर चावल पहुंचाने वाली एक स्कीम चलाई गई थी गरीब लोगों के लिए। अमित शाह ने उसे हाईलाइट किया और उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने इस काम को बखूबी निभाया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आपका हिस्सा हड़प रही है, इसलिए इस बार आप सब लोग बीजेपी की सरकार बनाएं। और जो लोग पत्रकार लोग मेरे कुछ मौजूद थे उस कार्यक्रम में, उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह ने 3-4 बार रमन सिंह का नाम लिया बड़ी प्रमुखता से और एक तरीके से उनकी पीठ थपथपाई। इस प्रकरण के बाद से बहुत सारी चर्चाएं गर्म होने लगी हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि रमन सिंह ठाकुर हैं, सवर्ण बिरादरी से आते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी और आदिवासी का एक बहुत बड़ा सेक्शन है वोटर्स का, उनका प्रतिनिधित्व कैसे किया जाए। पिछले दिनों बीजेपी ने यहां थोड़े से चेंजेस किए थे। अरुण साव को यहां का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और नारायण चंदेल को विधानसभा में अपोजिशन का लीडर यानी कि बीजेपी का नेता बनाया गया था, और दोनों ही ओबीसी हैं, रमन सिंह ठाकुर हैं। इसके अलावा कुछ और नाम भी यहां पर चलते रहते हैं, जैसे कि सरोज पांडे हैं जो राज्यसभा की सांसद हैं, बड़ा चर्चित चेहरा हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, ओपी चौधरी हैं, और इसके अलावा आदिवासी चेहरे की बात करें तो नंद कुमार साय हैं, उनको भी पार्टी कंसीडर कर सकती है सीएम फेस के लिए। लेकिन इन सब नामों के बीच में रमन सिंह का नाम सबसे अलग निकलकर सामने आता है, और इस बारे में जो राज्य के प्रभारी हैं ओम माथुर, अभी ओम माथुर बिलासपुर में एक मीटिंग लेने के लिए गए थे कार्यकर्ताओं की, और एक कोर कमेटी की मीटिंग हुई, बाद में रमन सिंह भी इस मीटिंग में शामिल हुए। राजनांदगांव में जहां रमन सिंह विधायक हैं वहां पर भी एक मीटिंग हुई, उसमें सब लोग शामिल हुए, और उस मीटिंग में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा ओम माथुर ने कि साहब हमारे देखिए, हमारी पार्टी तो अलग तरह की पार्टी है और यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर चुनाव सब लड़ते हैं और 10 मिनट के अंदर सीएम यहाँ पर चुन लिया जाता है। रमन सिंह भी इससे एग्री थे। उन्होंने कहा कि जब मैं इससे पहले 3 बार यहाँ चीफ मिनिस्टर बना तो मेरा नाम इसमें कोई ज़्यादा सीरियसली कंसिडर नहीं किया जा रहा था, मैं उसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर बना और जो पार्टी का हाईकमान है उसने फैसला लिया और हम 3 टर्म तक यहाँ पर सीएम रहे। तो उनका साफ साफ यही कहना था रमन सिंह का कि हमारी पार्टी में पहले नाम फाइनल करके पहले से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। और मैं कई बार ये बातें आप लोगों से कहता भी रहा हूँ कि साहब यहाँ पर जो सीएम पद है, सीएम पद के लिए बीजेपी कभी भी पूर्व निर्धारित पैटर्न पर नहीं चलती है। बीजेपी कभी भी ऐसा नहीं करती है कि साहब पहले से हमारा सीएम फेस डिक्लेयर कर दें और उसके बाद वो चुनाव लड़ने के लिए जाएं। और कई स्टेट्स में जहां पर उनके चीफ मिनिस्टर सिटिंग होते हैं वहां पर तो निश्चित तौर पर सिटिंग चीफ मिनिस्टर पर ही सारा दारोमदार रहता है, लेकिन जहां पर उनकी विपक्ष में है या विपक्ष में की भूमिका में है बीजेपी, वहां पर नाम कभी डिक्लेयर नहीं किए जा सकते। देखिए अभी राजस्थान के बारे में भी यही चर्चाएं हैं और मध्य प्रदेश के बारे में भी यही चर्चाएं हैं, लेकिन फिलहाल जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कई चीज़ें चल रही हैं, आपको याद होगा कि रमन सिंह का नाम 2014 में पीएम पद के लिए भी लोग लेने लगे थे। जब नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा थी तो रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान का नाम भी पीएम पद के लिए लिया गया था, और इतने बड़ा चेहरा थे वो, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी रहे थे केंद्र में, तो उनके वजूद को कमतर नहीं आंका जा सकता। कुछ लोग उम्र को लेकर चर्चाएं करते हैं, लेकिन उम्र की बात करें तो रमन सिंह 70 साल के हैं। अभी मुझे लगता है कि एक टर्म चीफ मिनिस्टर बनने का उनके अंदर मादा जरूर नजर आता है। हालांकि ब्रजमोहन अग्रवाल के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हैं जो वैश्य समुदाय से आते हैं, लेकिन यहाँ पर यही मुद्दा होगा कि क्या वैश्य समुदाय से आए हुए किसी शख्स को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में हो सकता है कि एक्सपीरियंस को देखते हुए और उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, हालांकि बड़ी बुरी स्थिति बीजेपी की हुई थी, 91 में से 71 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी पिछली बार और बीजेपी बहुत बुरे स्थिति में थी, लेकिन बीजेपी को पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर, और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अच्छा खासा प्रदर्शन बीजेपी का रहा था, तो इन सबको उम्मीद है कि पार्टी रिवाइव करेगी। लेकिन रिवाइव करेगी तो उसमें ये तो तय करना ही होगा कि टिकट किसके कहने पर बटेंगे,
किसके कंधे पर भार डाला जाएगा। और इन सब नामों में अभी भी मुझे जो समीकरण आ रहे हैं, मैंने रमन सिंह का भी एबीपी का जो कार्यक्रम होता है मंथन, उसमें उनका इंटरव्यू पढ़ा और उस इंटरव्यू में भी रमन सिंह ने कोई ऐसी अपनी इच्छा नहीं जताई कि साहब वो ही सीएम फेस होंगे। अलबत्ता उन्होंने कहा कि ये तो पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है वो तय करता है। तो मुझे लगता है कि रमन सिंह एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि उनका विकल्प अभी पार्टी के पास नहीं है और आने वाले समय में अगर पार्टी चुनाव लड़ने के लिए जाती है तो निश्चित रूप से पार्टी को पूरा पूरा लाभ अगर लेना है तो रमन सिंह को ही आगे करके चुनाव लड़ना होगा। देखते हैं क्या होता है। छत्तीसगढ़ पर आगे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे और अब तो चुनाव का सिलसिला शुरू होने वाला है, बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ पर और भी वीडियो आने वाले हैं। और इस चैनल पर तो आप जानते ही हैं कि देश के किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव हो तो इस चैनल पर हमारे वीडियो कंटिन्यूअस विधानसभा चुनाव को फोकस करके आते रहते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मेरे लाइव आने का और मेरे अपडेट्स का आपको पता नहीं लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।